नमस्कार साथियों। इस समय इजराइल और फिलिस्तीन का मामला बहुत ही संवेदनशील बना हुआ है। क्या है इतिहास इजराइल का और यहूदी कौन है? आगे क्या होने वाला है? संभावनाएं क्या क्या हैं? ये मामला कौन सा रूप लेगी? इन सभी विषयों पर आज की वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। मैं हूं आशीष और हमारे साथ हैं मिस्टर सचिन। तो इसके इतिहास को भी खंगालेंगे और वर्तमान को भी, और फ्यूचर में क्या हो सकता है, संभावना क्या है, उसके बारे में भी समझेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सर, आपसे मेरा पहला प्रश्न ये है कि यहूदी कौन है? जी देखिए, यहूदी एक धर्म है जो लगभग 3000 साल पुराना धर्म माना जाता है। और ये यरूशलेम जो अभी चल रहा है, लड़ाई चल रही, वहाँ से ही इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। इजराइल और यरूशलेम का जो इलाका है, क्योंकि इनके जो पहले देवदूत माने जाते हैं वो यहीं पर, यहूदियों की मान्यता है कि यहीं पर उनका जन्म हुआ था। और यहूदी कम्युनिटी दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कम्युनिटी में गिनी जाती है। ये अपने बुद्धिमत्ता और ताकत के दम पर, हालांकि इनकी संख्या बहुत कम है, लेकिन इनके जो कारनामे हैं वो इनकी संख्या से कई गुना बड़े हैं, कई गुना बड़े हैं। आज भी अगर देखा जाए तो दुनिया में सबसे मजबूत कम्युनिटी के रूप में इनका उभार हुआ है। हालांकि एक समय ऐसा भी था जब इनके ऊपर बहुत अत्याचार हुए। ये लगभग एक तरीके से विलुप्त कर दिए जाने की कगार पर थे। कुछ लोग, कुछ धर्म और कुछ मान्यता के लोग जो इनको अपना दुश्मन मानते थे, इनको विलुप्त कर देना चाहते थे। तो यहूदी जो है एक दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कम्युनिटी कह लीजिए, आज के दौर में सबसे ताकतवर देशों में इनका शुमार आता है। तो सिर्फ इजराइल में ही है यहूदी या फिर और नहीं जगह? नहीं, पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। हालांकि इजराइल के रूप में, इजराइल को एक यहूदी देश के रूप में मान्यता मिली हुई है। बाकी ये रहते पूरी दुनिया, बहुसंख्यक है वहाँ पे। हाँ, इजराइल में ये बहुसंख्यक हैं। बाकी रहते पूरी दुनिया में हैं, और पूरी दुनिया में थोड़े थोड़े हर देशों में फैले हुए हैं। इंडिया में भी अपने लगभग 5000 के करीब यहूदी रहते हैं, और ज़्यादातर यहूदी अमेरिका में रहते हैं। अगर इजराइल के बाद गिना जाए तो वो अमेरिका में रहते हैं। तो यूरोप में भी फैले हुए हैं। हालांकि यूरोप में इनके ऊपर सबसे बड़ा जेनोसाइड यानी कि नरसंहार भी हुआ है। अभी जो करंट का मामला चल रहा है कि यहूदी सबसे ज़्यादा इजराइल में रहते हैं, और दुनिया की सबसे ताकतवर कम्युनिटी के रूप में एक पहचान बना चुके हैं। तो सर, ये इजराइल देश पहले से था या बाद में बना? किस वजह से बना? जी हाँ, देखिए, इजराइल का जो अस्तित्व आता है वो 14 मई 1948 को इनको रिकॉग्निशन मिलती है, इनको पहचान मिलती है 14 मई 1948 के बाद। तो ये पहले नहीं था, बाद में बना इजराइल? जी हाँ, देखिए क्या है कि यहूदी पहले यहूदियों का, देखिए, धार्मिक टकराव चलता था जब अरब देश में ऑटोमन एम्पायर का राज हुआ करता था, जिसके खलीफा जो है तुर्की से पूरे अरब देश को कंट्रोल किया करते थे। एक पावरफुल जो शासक वर्ग था ऑटोमन एम्पायर, वो पूरे अरब में कंट्रोल किया करता था। तो ये मुसलमान थे, इनकी जो है यहूदियों से बिल्कुल पटती नहीं थी। उधर यूरोप में जो यहूदी रहा करते थे, उनको ईसाइयों का और जो आर्यंस थे, मतलब ये हिटलर, इनकी प्रताड़ना झेलनी पड़ती थी। तो ये एक ऐसी कम्युनिटी थी जिसने अपने अतीत में बहुत ज़्यादा दुश्वारियां झेली हैं। इनको इतनी यातनाएं दी गई हैं इनके अतीत में कि ये आज एक मजबूत कम्युनिटी बनकर उभरे हैं। कहीं ना कहीं इसका भी एक अहम रोल रहा है। सभी ने इजराइल को ताकतवर बनाने जी हाँ, सभी ने इनको सताया है, चाहे हिटलर हो, यूरोप के और देश हों, या ऑटोमन एम्पायर हो। सब ने इनको जो है अपने हिसाब से सताया और मारा पीटा, इनको बिल्कुल दुत्कारा है। तो बाद में इनकी कम्युनिटी जो है, हालांकि इनकी उत्पत्ति तो इजराइल से ही हुई थी। इजराइल का यरूशलेम जो इलाका है, माना जाता है इनकी मान्यता के अनुसार कि इनके जो पहले नबी हुए वो यहीं पर हुए थे। जी, तो अब यहूदियों का जो सब कुछ छिन जाता है। ये पूरे अरब और यूरोप में फैले हुए थे, हर जगह फैले हुए थे। तो इसमें एक जिक्र ये भी आता है कि
जब हिटलर का अपना चरम था, तो उसने जो है यहूदियों को गद्दार और देशद्रोही कहते हुए सबसे ज़्यादा यातनाएं, जबकि उसकी धार्मिक इंटेंशन थी, वो यहूदियों से बहुत जला करता था, इसलिए उसने जो है सबसे ज़्यादा जेनोसाइड किया यहूदियों का। लगभग पूरे यूरोप में उस टाइम पर माना जाता है कि 90 लाख यहूदी रहा करते थे, जिसमें से इसने 60 लाख यहूदियों को कंसंट्रेशन कैंप में कत्ल करवा दिया और इतनी बुरी तरीके से यातनाएं दी कि बाकी जो यहूदी थे वो पूरे यूरोप से भागने लगे, जर्मनी के जो अलग अगल बगल देश से वहाँ से भागने लगे, कोई अमेरिका में जाके शरण ले रहा है, मतलब जिसको जहाँ शरण मिल जाए कि हमारी हिटलर ने जान। 60 लाख यहूदियों को बिल्कुल मरवा दिया था। हालांकि ये टॉपिक अलग है, इस पे बाद में हम चर्चा करेंगे, लेकिन इनके साथ जो अत्याचार हुआ वो बहुत, इनके जो इतिहास में अत्याचार हुए बहुत बुरे थे। एक तरीके से ये विलुप्त होने की कगार पर पहुंच चुके थे, लेकिन फिर से इन्होंने अपने आप को एकत्रित किया, संगठित किया और एक देश के रूप में 14 मई 1948 को इज़राइल का अस्तित्व आता है। और उसके बाद से, हालांकि देश बनने के बाद ही इनको 24 घंटे के अंदर ही पूरे अरब देशों से एक लड़ाई मोल लेनी पड़ती है, जो लगभग 1 साल चलती है इनको अस्थिर करने के लिए। आप समझिए, जो देश कल पैदा हुआ है आज लड़ाई लड़ रहा है और 1 साल तक लड़ाई लड़ता है और जीतता है, फिर एक देश के रूप में उभरता है, अपनी पहचान बनाता है, और फिर 20 साल के अंदर एक बड़ा और ब्रूटल अटैक झेलता है, भीषण हमला झेलता है अरब देशों का, और महज 6 दिन में उनको हरा देता है। तो ये चीज़ दिखाती है कि इज़राइल कौन है, यहूदी कौन है, इनका इतिहास क्या रहा, लेकिन इतिहास को मात देते हुए इन्होंने वर्तमान को कैसे बनाया। ये चीज़ दिखाती है कि यहूदी, हालांकि यहूदी हमेशा से ही बुद्धिमान वर्ग रहा है। मानवता के इतिहास में सबसे ज़्यादा जो बुद्धिमान वर्गों में अगर गिना जाए तो सबसे ऊपर यहूदी होगा। इन्होंने कई वैज्ञानिक दिए दुनिया को, कई बुद्धिमान व्यक्ति दिए, कई आविष्कार दिए। ये एक अलग मुद्दा हो जाता है, और इसी की वजह से ये कम्युनिटी अपने आप को इतने स्ट्रांग तरीके से इस्टेब्लिश करती है दुनिया में कि आज जो है कई देश मिलकर भी कुछ नहीं कर पाते यहूदियों का, इस्राइल का। तो सर, इजराइल ने खुद को ताकतवर कैसे बनाया और विस्तार कैसे किया? जैसा कि हम जानते हैं कि वो एक नए देश के रूप में उभरा जी और 1 साल तक लड़ाई भी लड़ा। बिल्कुल। तो उसने खुद का विस्तार कैसे किया और अपनी स्थिति को कैसे सुधारा? देखिए, इतिहास में जिसके ऊपर इतना अत्याचार किया गया हो, वो तो बस एक मौके की तलाश में रहेगा कि अगर हमको मौका मिल जाए तो हम खुद को इतना मजबूत बनाएंगे कि फिर कोई हम पर अत्याचार ना कर सके। यही चीज़ हुआ इजराइल के साथ। इतनी यातनाएं और दिक्कतें झेलने के बाद जब इनका खुद का देश बनता है, तो ये लोग बुद्धिमान, तो ये बहुत बुद्धिमान कम्युनिटी है, तो ये लोग दिमागदार तो थे ही। जैसे ही ये एक देश के रूप में संगठित होते हैं, तो फिर इनके जो और भी इनकी कम्युनिटी के और लोग थे, जैसे अमेरिका जैसे देशों में बैठे हुए थे, इन्होंने फिर मदद करनी शुरू की। उसके बाद होता क्या है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी को इन्होंने अपना बेस बनाया। हर दौर की सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर ये काम करते हैं। तो जब इनका 1948 में देश बनता है, ठीक है, तो ये एक छोटा सा ज़मीन का टुकड़ा होता है, उस समय पे काफ़ी छोटा था, ठीक है। तो हालांकि आक्रांता जो अगल बगल के जो अरब देश थे, मिस्र हो गया, जॉर्डन हो गया और लेबनान हो गया, ये जो देश थे ये बहुत चिढ़ते थे। एक तो यहूदी से चिढ़ते थे, दूसरा एक यहूदी देश बगल में बन गया था, अब देश के रूप में मान्यता मिल गई थी, तो अब इनको इनकी आंखों में खटकते थे। तो इन्होंने इन्वेजन शुरू कर दिया। तो इन्वेजन इन्होंने शुरू किया, लेकिन अंत जो है वो इजराइल करता था। अब जब इजराइल अंत करता था तो वो इतनी अच्छे तरीके से अंत कर, मतलब इनको मारता था, इनकी ज़मीन हथियाता था, उसको अपना बॉर्डर डिक्लेयर करता था, इनको पीछे ढकेल देता था।
इस हिसाब से विस्तार इस हिसाब से विस्तार करता था। जब ये लड़ाई लड़ी जाती थी तो ये जो अपना एरिया एक्वायर करता था, लड़ाई के द्वारा ऑक्यूपाई करता था, उसको अपने में मिलाकर धीरे 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 ये छोटे से देश से, हालांकि अब भी छोटा ही है, भूभाग बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन अपने आप को इतना बड़ा कर लेता है, विस्तारित कर लेता है बिल्कुल, काफी ज्यादा। हाँ, कि उसका जो अब देश के रूप में एक मान्यता मिल ही गई है, और अब जो है ये काफ़ी बड़ा हो गया है, लगभग अपने साइज का डबल हो गया है। ठीक है, तो जब ये इन्वेजन करते हैं, आक्रमण करते हैं अरब देश, तो ये रिटेलिएट करता है, जवाब देता है। उस रिटेलिएशन में ये इतना तगड़े से जवाब देता है कि जो वहाँ की खाली ज़मीन होती है उसको कब्जा कर लेता है। जब कब्जा कर लेता है तो वो भूभाग को अपना मानकर फिर अपना विस्तार करता जाता है। तो आज विस्तारवादी नीति के कारण ही ये इजराइल काफ़ी बड़ा हो गया है। इस समय सर, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, इजराइल और फिलिस्तीन में मामला बहुत ही संवेदनशील बना हुआ है। तो ये नया मामला है या फिर इतिहास से ही इनका मामला चला आ रहा है? देखिए, इतिहास का मतलब इजराइल बनने के साथ ही कई विवाद शुरू हुए हैं। एक तो जो जेरूशलम इनका इलाका है, वहाँ को लेकर, वहाँ तीनों धर्मों का, यहूदी, ईसाई और इस्लाम, तीनों धर्मों का पवित्र स्थान है। ठीक है, तो सभी अपने अपने कब्जे को लेकर, हालांकि लड़ाइयों में अक्सर धर्म का कुछ न कुछ रोल होता है, तो यहाँ भी एक रोल ये भी है, धर्म का रोल है। ठीक है, तो हमास जो है एक फ़लस्तीनी संगठन, फ़लस्तीन इजराइल का पड़ोसी देश है। ठीक है, लेकिन अब समस्या ये है कि फ़लस्तीन के ज़्यादातर इलाकों पर इजराइल का कब्जा है। अब इजराइल एक मजबूत देश के रूप में उभरा है, और जितने भी अरब देश हैं वो इतने ताकतवर नहीं हैं कि इजराइल को हरा सकें। और बात करें फ़लस्तीन का, तो सबसे बड़ा शिकार, सबसे बड़ा पीड़ित जो देश है इजराइल से, वो फ़लस्तीन बन जाता है। फ़लस्तीन क्या है कि उसकी ज़मीन को इजराइल ने कब्जा भी किया है और मान्यता भी नहीं दिया कि ये हमारे देश के लोग हैं। जो गाज़ा को कब्जा किया है इजराइल ने, उसको इंटरनेशनली ये डिक्लेयर नहीं करता कि ये हमारे पार्ट हैं, बल्कि एक विवादित रूप में वो लैंड को मान्यता देता है कि ये जो है हमारी ज़मीन है, लेकिन यहाँ के जो लोग हैं वो हमारे नहीं हैं, क्योंकि फ़लस्तीन में मुस्लिम बाहुल्य एरिया था। ठीक है, तो उस जो फ़लस्तीन का जो गाज़ा वाला एरिया है, वहाँ के लोगों में असंतोष, भारी असंतोष पैदा होता है, क्योंकि अब वो ऐसी स्थिति में जी रहे हैं कि एक तरफ तो इजराइल है, एक तरफ फ़लस्तीन है। फ़लस्तीन के लोग अपने ही देश में गुलाम बन के जी रहे हैं, कैदी बन के जी रहे हैं। ऐसी स्थिति वहाँ पर पैदा कर दी है इजराइल ने। कारण ये है कि जितना भी एरिया इसने एक्वायर किया है, वो मानता है कि यहाँ की जो ज़मीन है वो मेरी है, लेकिन लोग मेरे नहीं हैं, क्योंकि वो मुस्लिम हैं। ठीक है, हालांकि ज़मीन को भी इसने पूरी तरह से अपना नहीं माना है। तो अभी तो युद्ध छिड़ा हुआ है इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में जी। तो अभी करंट में स्टेटस क्या है इनका? देखिए, अभी जो युद्ध छिड़ा है वो इतिहास का ही एक पार्ट है, जो वर्तमान में नासूर बनकर उभरा है। तो अभी हमास ने पहले अटैक कर दिया और ताबड़तोड़ अटैक किया, क्योंकि इजराइल के पास अच्छे एयर डिफेंस सिस्टम हैं जो हवा में ही मिसाइलों को ख़त्म कर देते हैं। इसलिए जो हमास की प्लानिंग थी वो ये थी कि हम ऐसा अटैक करेंगे कि इसका जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो भी फेल हो जाए। हालांकि फेल तो नहीं होता, लेकिन अब एक साथ कई हमले होने की वजह से वो ज़्यादातर हमलों को नष्ट नहीं कर पाता। आप समझिए कि 20 मिनट में 5000 रॉकेट दाग दिए गए हैं इजराइल पे। जी, अब इतनी क्षमता किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम में नहीं है कि एक साथ जो है 20 मिनट में 5000 रॉकेट को डिटेक्ट करके उन्हें ख़त्म कर दे। हालांकि बहुत एडवांस लेवल का आयरन डोम सिस्टम जो है इजराइल के पास, एयर डिफेंस सिस्टम, वो बहुत एडवांस लेवल का है, लेकिन एक साथ इतने अटैक हो जाने के कारण वो फेल हो जाता है सभी अटैक्स को रोकने में। जितना रोक सका रोका, नहीं तो उसके बाद जो रॉकेट थे वो इजराइल में जाते हैं और भारी तबाही मचाते हैं। भारी तबाही होने की वजह से इजराइल जो है रिटेलिएशन के मूड में आ जाता है। वो अपनी एक नीति है उनकी
न भूलेंगे न माफ़ करेंगे। बहुत ज़बरदस्त नीति है। उनकी खुफिया एजेंसी जो मोसाद है उसका एक कथन है कि न भूलेंगे न माफ़ करेंगे, जिसके तहत अब ये कार्रवाई तो हमास कर देता है और उसको अंदाज़ा नहीं था, हालांकि अंदाज़ा तो था कि क्या करेगा इजराइल, अंदाज़ा तो रहा ही होगा। जो ज़बरदस्त रिटेलिएशन इजराइल की तरफ से देखने को मिलता है कि हमास और पूरे फ़लस्तीन की हालत ख़राब हो जाती है। अभी जो करंट मामला चल रहा है, इजराइल रोज़ जो है मिसाइलें दाग रहा है गाज़ा में और लोग मारे जा रहे हैं और युद्ध की भीषण स्थिति बनी हुई है। तो इस मामले में आगे देखिए क्या है कि फिर से वही इजराइल सबको मारेगा, ज़मीन कब्जा करेगा और विस्तार करता रहेगा। मेरा ये मानना है कि जो भी हो रहा है इस भूभाग में तो गलत हो रहा है। लोग बेगुनाह लोग मारे जा रहे हैं जो कि चाहते भी नहीं कि लड़ाई हो, लेकिन अब मजबूरन कुछ लोग शुरुआत करते हैं और भोगना सबको पड़ता है। एक देश के नाते भोगना सबको पड़ता है। हमास ने शुरुआत की, हालांकि बहुत से फ़लस्तीनी चाहते भी नहीं, हमास को भी नहीं चाहते कि वो हमारे देश का प्रतिनिधित्व करे, लेकिन अब एक मजबूरी बन जाती है कि अब वो उस देश में रह रहा है, उस देश को चला रहा है, ऑपरेट कर रहा है, तो उसके ऑर्डर्स को मानना एक मजबूरी बन जाती है। तो हमास ने शुरुआत की है, आगे इजराइल ख़त्म करेगा, ये तो तय है। और किस तरीके से ख़त्म करेगा, इसके कितने भयावह परिणाम होंगे, ये तो देखने वाली बात होगी। हालांकि अभी देखा जा चुका है, बहुत से लोग मारे जा चुके हैं, बहुत से लोग बेघर हो चुके हैं। इसका एक बैड इम्पैक्ट पड़ रहा है पूरी दुनिया में। और अभी हम देखते हैं कि यहाँ रसिया यूक्रेन वार रिसेंटली देख ही चुके हैं, अभी चल भी रही है। नगोर्नो काराबाख और की जो लड़ाई है आर्मेनिया और अज़रबैजान के बीच में, दुनिया भर में कई वार फ्रंट खुलते जा रहे हैं। तो इसका जो नुकसान होगा वो तो जाहिर सी बात है मानवता का ही नुकसान होगा। लोग बेघर होते हैं, मारे जाते हैं, लोग अपने हाँ बिल्कुल अपने ईस्ट को खो देते हैं, जिसका बहुत निगेटिव इम्पैक्ट होता है लोगों की ज़िंदगी पर। लेकिन क्या किया जा सकता है इसमें, एक रीज़न भी है, इसका एक वैलिड रीज़न भी है कि फ़लस्तीनी भी गलत नहीं हैं, इजरायली भी गलत नहीं हैं। इजराइल में जो यहूदी हैं वो इतने टॉर्चर से गुज़रे हैं, इतना बुरी स्थितियों से गुज़रे हैं, उनका अतीत में इतना सताया गया है कि वो आज कमज़ोर नहीं होना चाहते हैं। और अब क्या है, उसी का नतीजा है कि जिसका एक परिणाम देखना पड़ रहा है फ़लस्तीन को। फ़लस्तीन की भी कोई गलती नहीं है। अब जो टॉर्चर हो रहा है वो फ़लस्तीन पर हो रहा है। हालांकि इज़राइल के जो यहूदी कम्युनिटी है वो अपना अस्तित्व बचाने के लिए लड़ी थी, और फ़लस्तीन अब जो है वो अपनी ज़मीन और अपनी स्वतंत्रता संप्रभुता के लिए लड़ रहा है। तो एक तरीके से देखा जाए तो इज़राइल को हमेशा डर रहता है, डर के साए में वो जीता है कि कब किस देश का हमला हो जाए, और फ़लस्तीन को हमेशा अपने अस्तित्व के लिए लड़ाई लड़नी पड़ रही है। तो दोनों देशों की अपनी अपनी लड़ाइयाँ हैं, किसी को गलत कहना, किसी को सही कहना, ये थोड़ा सा कठिन है क्योंकि एक देश जो अपने अस्तित्व के लिए लड़ा है और एक देश जो अपनी संप्रभुता के लिए लड़ रहा है, जो अपनी सॉवरेनिटी के लिए सब कुछ दांव पे लगा रहा है। हालांकि इस लड़ाई में नुकसान तो मानवता का ही है। तो हम इस लड़ाई को बिल्कुल एक न्यूट्रल स्टैंड में देखते हैं कि ये लड़ाई शांत होनी चाहिए, दोनों तरफ से शांति बहाल होनी चाहिए, और जो भी मुद्दे हैं, हालांकि बातचीत से तो हल हुए नहीं हैं, लेकिन कोशिश यही होनी चाहिए कि बातचीत से ही हल होना चाहिए। तो साथियों, आपका क्या मानना है कि कौन सा देश सही है, इजराइल या फिर फ़लस्तीन? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और जल्द से जल्द ये युद्ध समाप्त हो जाए, जिससे कि निर्दोष लोग ना मारे जाएं, यही कामनाएं हैं। तो इजराइल के इतिहास पे एक डिटेल वीडियो आपको मिलेगा, बहुत जल्द आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा AK विद सचिन टॉक शो पर। AK विद सचिन टॉक शो का और वीडियो देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। नमस्कार।